स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र के संपूर्ण किताब से यानी कि पूरे किताब से 15 महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बस आपको इतना तैयार करना है। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं जितने आपको प्रश्न बताऊंगा ये सभी प्रश्न आपके 2 नंबर वाले प्रश्न हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको पहला प्रश्न है कि मुद्रा का संचालन वेग क्या है। तो देखिए, मुद्रा का संचालन वेग क्या है। देखिए, मुद्रा का संचालन वेग एक आर्थिक सूचक है जो यह मापता है कि एक निश्चित समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की एक इकाई कितनी बार लेन देन के लिए इस्तेमाल होती है। यह बताता है कि मुद्रा कितनी तेजी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के हाथों में जा रही है। ये होता है मुद्रा संचालन। जैसे कि देश इससे क्या पता करता है कि जैसे कि 1 रुपया है, अब 1 रुपया कितने देर में कितने लोग के हाथ में जा रहा है। ये होता है मुद्रा संचालन। मुद्रा का आना जाना ही मुद्रा संचालन कहलाता है। मुद्रा का चलना, पैसे का चलना ही कहलाता है मुद्रा संचालन, यानी एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना। तो इतना आपको लिखना है। उसके बाद देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि सकल मूल्यवर्धित और निवल मूल्यवर्धित किसे कहते हैं। तो देखिए उत्तर, पहले देखते हैं हम सकल मूल्यवर्धित क्या है। तो देखिए, सकल मूल्यवर्धित जीवीए में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के मूल्य से मध्यवर्ती खपत की लागत को घटाया जाता है जो किसी क्षेत्र के कुल योगदान को मापता है। सकल मूल्यवर्धित क्या होता है, किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के मूल्य से मध्यवर्ती खपत के मूल्य को घटाते हैं। जैसे कि जितना उत्पादन हुआ है और जितना उसमें खर्च हुआ है, तो जितना उत्पादन, जैसे मान लीजिए आपने कोई बिजनेस किया, उसमें आपका 10 लाख उसमें आपका बना, और उसमें आपने 4 लाख रुपए खपत किया था, 4 लाख उसको घटा देंगे तो हमारा 6 बचा। तो ये होता है सकल मूल्य वर्धित। दूसरा देखिए क्या है, उसके बाद है निवल मूल्य वर्धित। तो देखिए, निवल मूल्य वर्धित क्या है, NVA की गणना। देखिए, सकल मूल्य वर्धित में से मूल्यह्रास यानी अस्थायी पूंजी की खपत घटाकर की जाती है। दूसरे शब्दों में GVA सकल मूल्य को मापता है, जबकि NVA मूल्यह्रास को ध्यान में रखकर शुद्ध मूल्य का माप करता है। ये क्या करता है, शुद्ध मूल्य का माप करता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र के 2 घटक बताइए। तो देखिए उसका उत्तर, समष्टि अर्थशास्त्र के 2 प्रमुख घटक हैं, एक है राष्ट्रीय आय और दूसरा है उत्पादन, जैसे कि घरेलू उत्पाद। एक है राष्ट्रीय आय उत्पादन जैसे कि घरेलू उत्पाद, दूसरा है बेरोजगारी और मुद्रास्फीति। ये है समष्टि अर्थशास्त्र के घटक। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि उच्चतम निर्धारित कीमत से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, उच्चतम निर्धारित कीमत, देखिए प्राइस सेलिंग, यह वह अधिकतम मूल्य है जिसे सरकार या किसी प्राधिकरण द्वारा किसी वस्तु या सेवा के लिए तय किया जाता है, जिससे उसकी कीमत एक निश्चित स्तर से क्या हो, ऊंचा ना जा सके। उच्चतम निर्धारित कीमत क्या है, उच्चतम निर्धारित कीमत यानी कि प्राइस सेलिंग जो है वह अधिकतम मूल्य है जिसे सरकार या किसी प्राधिकरण द्वारा वस्तु या सेवा के लिए तय किया जाता है। जैसे कोई सामान है, जैसे मान लीजिए आजकल बाजारों में दाल, मान लेते हैं दाल को उदाहरण लेते हैं। दाल जैसे मान लीजिए कि अगर 80 रुपये किलो है, तो सरकार उसका मूल्य तय करती है कि 80 ज़्यादा ना हो सके, 80 रुपया से ज़्यादा ये इसका मूल्य नहीं होना चाहिए। तो ये इसका उच्चतम कीमत। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कीमत स्वीकारक क्रेता और कीमत स्वीकारक विक्रेता को परिभाषित कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर, देखिए कीमत स्वीकारक क्रेता या विक्रेता वह होता है जो बाजार की मांग और आपूर्ति शक्तियों द्वारा निर्धारित मौजूदा कीमत को स्वीकार करता है। कीमत स्वीकारक क्रेता और विक्रेता क्या करता है, स्वीकारक विक्रेता को क्या देखिए क्या होता है, जो कीमत स्वीकारक क्रेता होता है वह जो बाजार की मांग और आपूर्ति शक्ति द्वारा निर्धारित कीमत को स्वीकार करता है। जैसे कि जितने कीमत में खरीदता है तो क्रेता हो गया, उसी कीमत बेचता तो वह विक्रेता हो गया, यानी जो कीमत निर्धारित होती है उसी में खरीदता बेचता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है
कि उत्पादन फलन क्या है। देखिए उत्तर, उत्पादन फलन एक गणितीय समीकरण है जो यह दर्शाता है कि किसी दिए गए समय में कुछ संसाधनों जैसे कि श्रम पूंजी का उपयोग करके किसी वस्तु या सेवा का अधिकतम उत्पादन किया जा सकता है। उत्पादन फलन क्या है? उत्पादन फलन एक गणितीय समीकरण है जो यह दर्शाता है कि किसी दिए गए समय में, कोई समय दिया गया है, कुछ संसाधन जैसे कि श्रम और पूंजी का उपयोग करके किसी वस्तु या सेवा का अधिकतम यानी उतने समय में कितना उसका उत्पादन किया जा सकता है, ये होता है अधिकतम उत्पादन। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि हास मान उपयोगिता नियम को समझाइए। तो देखिए हास मान उपयोगिता नियम किसे कहते हैं? देखिए किसी वस्तु का अधिक उपभोग करने पर प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त संतुष्टि घटती है। ये होता है क्या? हास मान उपयोगिता नियम इसे कहते हैं कि किसी वस्तु का अधिक उपभोग करने पर प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त संतुष्टि जो होती है क्या होती है? सीमांत उपयोगिता उसकी घटती है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? तो देखिए अर्थशास्त्र में बाजार किसी विशिष्ट भौतिक स्थान को नहीं बल्कि एक ऐसी व्यवस्था को संदर्भित करता है जहां खरीदार और विक्रेता वस्तुओं या सेवाओं या संसाधनों के आदान प्रदान के लिए एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या किसी माध्यम से। देखिए जो अर्थशास्त्र होता है बाजार में क्या होता है? किसी विशिष्ट भौतिक स्थान को नहीं, जैसे कि देखिए जो क्रेता विक्रेता होते हैं जैसे प्रत्यक्ष रूप से सामान लेके खरीदते हैं या फिर किसी माध्यम से फोन के माध्यम से सामान मंगा रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं, तो ये भी हो गया। तो ये सभी क्या है? अर्थशास्त्र में बाजार का एक क्या है? अर्थशास्त्र में क्या? बाजार का एक रूप है ये भी। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना सेट किसे कहते हैं? तो देखिए उपलब्ध मसाधनी की मात्रा तथा उपलब्ध प्रौद्योगिकी ज्ञान के द्वारा, यहाँ पे रहेगा ज्ञान उपयोग। देखिए उपलब्ध मसाधनी की मात्रा तथा उपलब्ध प्रौद्योगिकी ज्ञान के द्वारा उत्पादित की जा सकने वाली सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के सभी संभावित संयोगों के समूह को अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना सेट कहते हैं। क्या उत्पादन संभावना सेट कहते हैं किसका? अर्थव्यवस्था का। क्या होता है देखिए एक बार फिर समझते हैं कि उपलब्ध मसाधनी की मात्रा था उपलब्ध प्रौद्योगिकी ज्ञान के द्वारा उत्पादित की जा सकने वाली सभी वस्तुओं का सेवाओं के संभावित संयोग यानी जितनी भी वस्तु या सेवा उत्पादित की गई उसका पूरे समूह को क्या कहते हैं? उत्पादन संभावना सेट कहते हैं। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न स्तरीय वस्तुओं को परिभाषित कीजिए, कुछ उदाहरण दीजिए। तो देखिए निम्न स्तरीय वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जिनकी मांग उपभोक्ता की आग क्या होती है? मांग के विपरीत होती है, जिनकी मांग उपभोक्ता की मांग के विपरीत होती है। अर्थात जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो इन वस्तुओं की मांग कम हो जाती है और जब उपभोक्ता की आय कम होती है तो इन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए मोटा अनाज, निम्न स्तरीय खाद्य पदार्थ, जैसे कि जो सस्ता खाद्य पदार्थ होता है जो निम्न स्तर का होता है, जैसे कि अगर लोग की आय बढ़ रही है तो लोग अच्छा चीज़ खरीदेंगे, महंगा चीज़ लेंगे, और अगर लोग की आय घट रही है तो क्या होगी? जब वो अच्छा चीज़ खरीदेंगे तो क्या होगा? तो मोटे अनाज की क्या होगी? कीमत क्या होगी? निम्न स्तर वस्तुओं की कीमत घटेगी क्योंकि कोई उसे खरीदेगा नहीं। लेकिन जब लोग की आय घटेगी तो लोग ऊंचा चीज़ नहीं खरीद पाएंगे, निम्न चीज़ खरीदेंगे। इसलिए जब निम्न चीज़ खरीदेंगे तो निम्न चीज़ की दाम बढ़ेगी। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक पूर्णतया प्रतिस्पर्धात्मक बाजार के दो परिभाषिक लक्षण बताइए। तो देखिए उत्तर, एक पूर्णतया प्रतिस्पर्धात्मक बाजार के परिभाषिक लक्षण निम्न है। नंबर 1, बाजार में बड़ी संख्या में केला एवं विक्रेता, सॉरी यहाँ पे क्रेता रहेगा, यहाँ पे केला, यहाँ पे क्रेता रहेगा। तो बाजार में बड़ी संख्या में क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। दूसरा, प्रत्येक फर्म एक रूप वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करती है, अर्थात एक फर्म के उत्पाद तथा किसी अन्य फर्म के उत्पाद में भेद नहीं किया जा सकता। ये होता है।
अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि श्रम के लिए मांग वक्र कैसा होता है। श्रम के लिए मांग वक्र क्या होता है और कैसे। तो देखिए और क्यों होता है। श्रम के लिए मांग वक्र नीचे की ओर प्रवणता वाला होता है और ऊंची मजदूरी दर पर कम श्रम की मांग होती है, जिसके परिणाम स्वरूप मांग वक्र क्या होता है, नीचे की ओर और प्रवणता वाला हो जाता है। श्रम के लिए मांग वक्र कैसा होता है, देखिए श्रम के लिए मांग वक्र नीचे की ओर प्रवणता वाला होता है, ऊंची मजदूरी दर पर कम श्रम की मांग होती है, जिसके परिणाम स्वरूप मांग वक्र नीचे की ओर क्या होता है, प्रवणता वाला हो जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं बताइए। उत्तर देखिए समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, समष्टि अर्थशास्त्र के अनेक निष्कर्ष सरल रूप से व्यक्तिगत इकाइयों की सरल संरचना पर आधारित हैं। दूसरा है विजातीय इकाइयों का समुच्चय प्रायः गलत निष्कर्ष देता है। और फिर तीसरा है स्वयं समुच्चय की अपेक्षा समुच्चय का ढांचा अधिक महत्वपूर्ण है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन प्रायः इसकी अवहेलना करता है। ये है समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है कि मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है। तो उत्तर देखिए मध्यवर्ती वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिन्हें अन्य वस्तुओं के उत्पादन में कच्चे माल अथवा आगत के रूप में उपयोग किया जाता है, अथवा जिन्हें पुनः बिक्री के लिए फर्मों द्वारा खरीदा जाता है। उदाहरण के लिए ऑटोमोबाइल निर्माण के लिए इस्पात की चादर का उपयोग, बर्तन बनाने के लिए यहाँ पे क्या है, बर्तन बनाने के लिए लौह का प्रयोग। तो देखिए मध्यवर्ती वस्तुएं वो होती हैं जिन वस्तुओं को उत्पादन करने के लिए, जैसे कि कोई चीज बनाने के लिए खरीदते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रहा है कि जो चादर इसका इस्पात का चादर मिलता है इसमें मोबाइल बनाने के लिए, सॉरी ऑटोमोबाइल बनाने के लिए क्या होता है, इस्पात का चार्ज मिलता है, तो उससे बड़े बड़े मोटर बाइकों के क्या होते हैं, सामानें बनाई जाती हैं। तो इसलिए ये क्या है, मध्यवर्ती वस्तु है। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के कोई 3 प्रतिबंधित कार्य लिखिए। तो उत्तर देखिए भारतीय रिजर्व बैंक जनता से ब्याज पर रुपया स्वीकार नहीं कर सकता। दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक कोई व्यावसायिक कार्य स्वयं नहीं कर सकता और ना ही उन्हें प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहायता दे सकता है। और तीसरा है यह अचल संपत्ति की जमानत पर ऋण जो है ऋण भी नहीं दे सकता। क्या होता है, ऋण नहीं दे सकता और ना ही उन्हें खरीद सकता है। ये होता है भारतीय रिजर्व बैंक के 3 प्रतिबंधित कार्य। दोस्तों इसी प्रकार से हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन कि रोटेरिस पारिबस का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो देखिए उत्तर सेटेरिस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे रोटेरिस रहेगा, तो यहाँ पे जो आपका रोटेरिस रहेगा तो इस प्रकार से देखिए रोटेरिस, तो इसको भी रोटेरिस समझिएगा। तो रोटेरिस पारिबस का शाब्दिक अर्थ है कि अन्य बातें समान हैं, प्रायः किसी भी सैद्धांतिक अभ्यास के पर रूढ़ीकरण को सेंट्रिस पारिबस की मान्यता दी गई है। किसका, सेट्रिस पारिबस, यहाँ पे भी रहेगा सेट्रिस पारिबस, ऊपर जो है क्या है, सेटेरिस पारिबस। सेटेरिस पारिबस का शाब्दिक अर्थ क्या है, सेटेरिस शाब्दिक का जो है शाब्दिक अर्थ क्या है कि इसका शाब्दिक अर्थ है यदि अन्य बातें समान रहें, प्रायः किसी भी सैद्धांतिक अभ्यास के पररूपी रूढ़ीकरण को सेंटेरिस पारिबस की मान्यता दी गई है या सेटेरिस पारिबस को मान्यता कहते हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इसी प्रकार से हमारे चैनल पर डेली मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।